हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में। ये एक्ट बना था 1882 में। इसमें हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है और उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। फर्स्ट हम शुरू के कुछ सेक्शंस में हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शंस, इस तरीके की चीज़ें हम कवर करेंगे। अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक्ट जो बना था 17 फरवरी 1882 को बना था और 1 जुलाई 1882 को ये लागू हुआ था। मींस एनेक्टमेंट जो इसका हुआ था वो 17 फरवरी 1882 को हुआ था और इसका जो इन्फोर्समेंट जो हुआ था वो 1 जुलाई 1882 को हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक टेंजिबल होती है और एक इंटेंजिबल होती है। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है? टेंजिबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। लेकिन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है जिसको ना आप देख सकते हो ना छू सकते हो। टेंजिबल प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर एग्जांपल लूं तो जैसे बिल्डिंग, आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं। लेकिन अगर मैं इंटेंजिबल की बात करूं तो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो गुडविल हो सकती है, पेटेंट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो टेंजिबल प्रॉपर्टी में भी दो टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेंजिबल प्रॉपर्टी जो होती है वो जिसको हम छू सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं। तो टेंजिबल प्रॉपर्टी में भी दो तरीके की प्रॉपर्टी आती है, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी साइकिल हो गई, आपकी मोटरसाइकिल हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है वो जैसे बिल्डिंग हो गई और ऐसी कोई चीज़, बिल्डिंग हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूव हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसके अंदर जो सेक्शंस जो हैं वो सेक्शंस हैं, इसके अंदर 137 सेक्शंस हैं और कुल मिला के इसके अंदर 8 चैप्टर्स हैं। अगर मैं इसके पहले 4 सेक्शंस की बात करूं तो पहले 4 सेक्शंस जो हैं जो प्रिलिमिनरी सेक्शंस हैं, जिसके अंदर इसकी एनेक्टमेंट, एनफोर्समेंट और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की और इसका इंट्रोडक्शन है। लेकिन अगर मैं सेक्शन 5 से 53A 5 टू 53A की बात करूं तो इस सेक्शन के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताया गया है कि ऐसा ट्रांसफ़र जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होता हो। एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगा कि सेक्शन 5 से लेके 53A तक के बीच में जो सेक्शंस जो हैं वो मुस्लिम लॉ में अप्लाई नहीं होते हैं। अगर इस सेक्शन के अंदर अगर किसी तरीके का ऐसा ट्रांसफ़र किया जाता है मुस्लिम लॉ के अंदर, तो इसके लिए फिर पर्सनल लॉ में जाना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सेक्शन अगर 54 से 57 के बारे में बात करूं तो सेक्शन 54 से लेके 57 के बारे में सेल के बारे में बताया गया है कि प्रॉपर्टी को कैसे सेल किया जाएगा। और सेक्शन 58 से अगर मैं बात करूं सेक्शन 104 तक, इसमें मोर्टगेज के बारे में बताया गया है। मोर्टगेज जैसे बंधक। अब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ 105 से 117 के बारे में, तो ये लीज़ के बारे में बताया गया है। लीज़ जैसे पट्टा, किसी को ज़मीन बुआई के लिए पट्टे पे दी जाती है कुछ समय के लिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सेक्शन 118 से लेके 121 तक, तो इसमें बताया गया है कि एक्सचेंज किस प्रकार से होगा दोनों पार्टियों के बीच। अब सेक्शन अगर 122 से बात करें 129 तक, तो इसमें बताया गया है कि गिफ्ट किस प्रकार किया जाएगा पार्टीज के बीच में। अगर सेक्शन 130 से बात करें 137 के बीच में, तो ये एक्शनेबल क्लेम को बताता है। ये जो भी मैंने सेक्शंस आपको बताए 1 to 137 तक, इसको हम डिटेल में 1 by 1 पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे हमारे पास सेक्शंस आते रहेंगे वैसे वैसे उस तरीके के सेक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट जो था वो इनेक्ट हुआ था 17 फरवरी 1882 को और
ये केम इन जो ये लागू हुआ था और यू कैन से केम इनटू फोर्स, तो ये 1 जुलाई 1882 में हुआ था। इस एक्ट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8 चैप्टर्स है इसके अंदर और 137 सेक्शंस हैं। इसमें जो डेफिनेशन जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो सेक्शन 5 में दिया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। अगर मैं आपसे बात करूं इसके अंदर कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मोड्स क्या हैं, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो मोड्स जो हैं वो हम देखेंगे तो इसमें हम देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के जो मोड हैं वो सेल, लीज, मोर्टगेज, गिफ्ट, एक्सचेंज एंड एक्शनेबल क्लेम्स हैं, जो कि मैं आपके साथ ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये लिविंग पर्सन्स के बीच में ही एप्लीकेबल होती है, टू लिविंग पर्सन्स के बीच में एप्लीकेबल होती है। और ये जो इसमें प्रॉपर्टी जो होती है वो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज होता है। आप कहीं भी देखेंगे सेक्शंस के अंदर तो कहीं ट्रांसफरर होगा, कहीं ट्रांसफरी होगा, ट्रांसफरर होगा, ट्रांसफरी होगा, इस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती है। अगर मैं इसके स्कोप के बारे में बात करूं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। अपने आप में ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव मीन्स अपने आप में ये कंप्लीट नहीं है। अपने आप में कंप्लीट इसलिए नहीं है क्योंकि ये हर तरीके के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के लॉस को अपने अंदर कंसोलिडेट नहीं करता है। इससे पहले भी और इसके बाद भी लॉस बनाए गए जो कि आज भी इसके अलावा फॉलो किए जाते हैं। अगर मैं इसके दूसरे स्कोप के बारे में बात करूं तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस जगह अप्लाई नहीं होता है जब किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ आ जाता है, तब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू नहीं होता है। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, लेकिन वो टीपीए के अंडर नहीं आता है। कैसे? जैसे मैं अगर आपको समझाऊं तो इसमें हम जैसे देखते हैं कि अगर कोर्ट कोई ऑर्डर करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो एक कोर्ट के द्वारा होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर किसी रीज़न से, जैसे इंसॉल्वेंसी, फोरफीचर, सेल इन एग्जीक्यूशन, कोर्ट डिक्री, इस केस में भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये पार्ट नहीं होता। दिस इज़ कम्प्लीटली फोर्स बाय लॉ, बाय ऑर्डर ऑफ लॉ। अगर हम इसी के अंदर बात करें तो प्रॉपर्टी जो होती है वो इनहेरिटेंस से ट्रांसफ़र होती है, लेकिन वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोसेस में नहीं होती है। लेट सपोज जैसे मैं हूँ, अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है और मुझे कल को कोई दिक्कत हो जाती है या मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र होगी, ये एक अलग प्रोसेस। लेकिन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये नहीं आता है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और ये एक अलग प्रक्रिया है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर नहीं आता है। अगर हम अगली बात करें तो इसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो होता है वो विल के थ्रू भी होता है, कोई वसीयत अपनी कर देता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ किसी भी एक्ट के अंदर प्रियम्बल दिया गया होता है। प्रियम्बल जो होता है, प्रियम्बल जो लेजिस्लेचर जो होते हैं, जो कानून के निर्माता जो होते हैं, ये उनके सोच के बारे में बताता है कि जब वो इस कानून को या इस एक्ट को जब बनाते हैं, इस लॉ को बनाते हैं, तो उनकी इसके पीछे सोच क्या है, वो किस सोच से इस लॉ को इनेक्ट करना चाहते हैं, किस सोच से इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते हैं। जैसा कि अगर मैं इसके प्रियम्बल के बारे में पढ़ूँ तो इसमें लिखा है कि whereas it is expedient to define and amend certain parts of the law relating to the transfer of the properties by act of parties transfer between living persons, तो इसका प्रियम्बल कहता है कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, जब दो लिविंग पर्सन्स के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही हो, तब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हम अप्लाई करते हैं। उसके अंदर अगर हम चाहें तो उसको हम बदलाव कर सकते हैं और हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके प्रियम्बल में हम देखें तो इसके प्रियम्बल में दो तरीके के वर्ड दिए गए हैं।
एक डिफाइन और दूसरा अमेंड। मतलब ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन किया जा सकता है समय समय पे, उसके अंदर बदलाव भी किया जा सकता है और उसके अंदर उसको डिफाइन भी किया जा सकता है। अगर आप बाकी के लॉ जो देखें, सीआरपीसी, सीपीसी, तो हम उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर कंसोलिडेट वर्ड यूज़ होता है। कंसोलिडेट वर्ड का मतलब ये है कि इस लॉ के अंदर वो सारे लॉ हैं जो उस लॉ से रिलेटेड है। इट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो क्रिमिनल से रिलेटेड वो सारे के सारे लॉ को अपने अंदर कंसोलिडेट करता है, कलेक्ट करता है। लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर हम इस लॉ से पहले बात करें तो इस लॉ से पहले एक लॉ हुआ करता था और आज भी वो लॉ है, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बना 1872 में, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो बना वो 1882 में बना। इसके बीच में 10 साल का गैप है। तो अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था उसके बाद भी हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट तो कर लेते थे, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये नहीं लिखा गया था कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया कैसे जाएगा। तो उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे चल के ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया, जो कि ठीक 10 साल के अंतराल पे आया। अगर हम इसकी बात करें तो इसको इंग्लिश लॉ के थ्रू रेगुलेट किया जाता था। इंग्लिश लॉ के थ्रू, उसके प्रिंसिपल के थ्रू, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। मतलब उस समय के जो जज जो थे और जो कानून के निर्माता थे, उन्होंने उसको इसे अपनी बुद्धि और विवेक से इस एक्ट को और इस कानून को, इस लॉ को उन्होंने रेगुलेट किया था। अगर हम बात करें इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये वैसे तो ये डील करता है दोनों ही टाइप्स की प्रॉपर्टी के अंदर, मूवेबल और इमूवेबल का, लेकिन ये मेनली जो डील करता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही डील करता है। ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज आर रेगुलेटेड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब अगर हम बात करें कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो दोनों प्रॉपर्टी के बीच में डील करता है, मूवेबल इमूवेबल, लेकिन मेनली जो ये डील करता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बीच में डील करता है। अब अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मूवेबल प्रॉपर्टी में डील करने के लिए हमारे पास एक अलग से लॉ है जिसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 कहते हैं। अगर हम बात करें इसमें सेक्शन 5 से लेके 37 के बीच में, सेक्शन 5 to 37, तो सेक्शन 5 to 37 जो सेक्शन है ये दोनों टाइप्स की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, चाहे ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ये दोनों टाइप के प्रॉपर्टी के अंदर एप्लीकेबल होता है। जैसा कि ऊपर के सेक्शंस में आपको बता चुका हूँ कि कुछ सेक्शंस जो हैं वो सेक्शन जो हैं वो मुस्लिम लॉ के अंडर कवर नहीं होते। इट मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है अंडर मुस्लिम लॉ तो उसमें ट्रांसफ़र नहीं होंगे, उसके लिए पर्सनल लॉ के अंडर ही जाना पड़ेगा, तब जाके हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये किस टाइप का, इट मीन्स ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है या रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है। इट मीन्स कि ये राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो होते हैं उसको इस लॉ से पहले जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ बनी हुई हैं उसको ये किसी भी तरीके से हार्म नहीं करता और किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता। इट मीन्स जब ये लॉ आया ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उससे पहले अगर कोई लॉ बना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसके थ्रू अगर किसी पर्सन के पास
उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट्स है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उसको ये किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए अगर सवाल आता है, अगर कई बार सवाल आ जाता है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है कि प्रोस्पेक्टिव लॉ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से, जैसे रेट्रो से वर्ड से पता चलता है एरा, प्रीवियस एरा, इट मीन्स पास्ट के बारे में बात करता है, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है। ये जैसा इसमें डेफिनेशन में दिया गया है कि दैट इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, देयरफॉर द राइट्स और लायबिलिटीज विद द respect to any property which existed before the commencement of this act shall remain unaffected. There is a general rule that unless a contrary intention is expressly indicated, a new enactment is not retrospectively applicable. तो इस तरीके की चीज़ें इसमें दी गई है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे के सेक्शंस हम सेक्शन 3 से आगे के सेक्शंस हम डिटेल में इसमें कवर करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।